बच्चों, चैप्टर थर्ड की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने सेकंड पॉइंट पर छोड़ा था आपको बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। इसमें हम देखेंगे कि बंधुता अर्थात पारिवारिक रिश्ते कैसे थे, विवाह का क्या आधार था, किस प्रकार के विवाह होते थे, और एक नियम और व्यवहार की भिन्नता अर्थात बंधुता एवं विवाह के संबंध में अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता भी देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं 2.1 में, जिसमें के परिवारों के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें देख लेते हैं कि हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। देखिए सकते हैं कि जैसा हमारा पारिवारिक जीवन होता है हम उसे बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार परिवार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति भी एक समान नहीं होता, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल कर लेते हैं। अर्थात कई बार यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें इतना पारिवारिक सामंजस्य होता है कि वो संसाधनों को आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल कर लेते हैं, एक साथ रह लेते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठान भी साथ में कर लेते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। अर्थात देखिए, एक परिवार जो है दूसरे परिवार से जुड़ा होगा और दूसरा परिवार तीसरे परिवार से जुड़ा होगा। इस प्रकार ये सभी परिवार जो हैं मिलकर के एक दूसरे के एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं और एक दूसरे के संबंधी कहलाते हैं। देखिए, संबंधी जो है अंडरलाइन करते थे, एक दूसरे के संबंधी कहलाते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल यदि किया जाए तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक परिवार दूसरे परिवार से संबंध होगा तो वो सब निश्चित रूप से एक ही जाति के होंगे, तो इसलिए उन्हें जाति समूह भी कहकर पुकारा जा सकता है। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो नैसर्गिक होते हैं। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक होते हैं और रक्त संबंध संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। देखिए, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और ब्लड रिलेशन से भी संबंध रखते हैं, किंतु इनकी परिभाषा जो है अलग अलग तरीके से होती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य कुछ समाज ऐसा नहीं मानते हैं। ये हम वर्तमान में भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि कुछ समाज में जो है भाई बहन जो चचेरे या मौसेरे होते हैं उन्हें खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन से संबंधित उन्हें माना जाता है, जबकि कुछ अन्य जातियों में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर रुख करते हुए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। देखिए, आरंभिक जो समाज थे, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आरंभिक समाज जो हैं वर्तमान का एक आईना समझे जाते हैं, उनके बारे में विशिष्ट परिवारों के बारे में जो जानकारी मिलती है इतिहासकारों को, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन विशिष्ट परिवार, राजा के परिवार या धनाढ्य परिवार, उन्होंने अवश्य ही कुछ अपने अभिलेख या लिखित साक्ष्य छोड़े हैं, किंतु सामान्य लोगों के संबंधों को पुनर्निर्मित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके संबंध में बहुत कम जो है वो चिन्ह मिलते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। देखिए, जिस प्रकार के क्रियाकलाप उसी प्रकार के विचार रहे होंगे। ये तो एक निश्चित सी बात हो जाती है।
इससे पहले कि हम जो है 2.2 पर चर्चा करें, उससे पहले ऊपर की तरफ देखते हैं, एक ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द अर्थात उस समय जो है किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था परिवार और बंधुता के लिए, परिवार और जो आपसी रिश्ते थे उनके लिए। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। कुल यानी कि एक ही परिवार के लोग, और जाति अर्थात उस परिवार से जुड़ी हुई बहुत सारे परिवार मिलकर के एक जाति कहलाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से परिवार आगे बढ़ता था, कुल आगे बढ़ता चला जाता था, किंतु वो वंश एक ही रहता था। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके पास 2 मार्क्स में आता है। इसे आप अपनी नोटबुक में अवश्य ही नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम अभी देख लेते हैं। बच्चों इससे पहले आप इसे अवश्य एक बार पुनः सुन लें, कि इसे नोट अवश्य कर लें। नेक्स्ट आप देखते हैं 2.2 में क्या दिया हुआ है। 2.2 से पहले फिर हमें एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो कि पिंक कलर में है। पितृवंशिकता का अर्थ बताया गया है, अर्थात पिता से ही वंश का आरंभ क्यों माना जा रहा है, पिता के आधार पर संतान के वंश का निर्धारण क्यों होता था। पितृवंशिकता का अर्थ है वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है, अर्थात वह वंश जो पिता के बाद उसके पुत्र, फिर उनके पुत्र इस प्रकार से निरंतर रूप से गतिशील रहे। और मातृवंशिकता का भी दिया हुआ है। बच्चों ये दोनों ही 2 मार्क्स में आपके पास आ जाते हैं, या कंपैरिजन करने के लिए भी कभी कभी आते हैं, तो ये भी नोटबुक में आपको नोट अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। आवश्यक रूप से मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, अर्थात जब परिवार का मुखिया माँ को माना जाए और माँ के ही वंश के आधार पर वो वंश आगे बढ़े, माता के नाम के आधार पर बढ़े, तब मातृवंशिकता कहलाया जाएगा ऐसा परिवार। नेक्स्ट अब हम लौटते हैं अपने मेन टॉपिक 2.2 पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श पर। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। देखिए बंधुता के जो रिश्ते थे, जो जातीय रिश्ते थे, उनमें भी परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। देखिए महाभारत जो है इसी की कहानी है कि आपसी संबंधों में किस प्रकार परिवर्तन आया। यह बांधवों के 2 दल, देखिए बांधव जो थे एक दूसरे के अर्थात परिवार के ही लोग थे, इनके बीच 2 दल थे। एक दल कौरवों का था, दूसरा पांडवों का, और उनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, और यही महाभारत की कहानी है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद महाजनपद जो है आपके 2nd चैप्टर में अध्याय 2 में मानचित्र फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों, उसमें बड़े आसानी से आपको ये महाजनपद मिल जाएगा। इन कुरु वंश से संबंधित थे और इसी कुरु महाजनपद पर इनका शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। लेकिन पितृवंशिकता पहले से ही चली आ रही थी और उसके बाद भी गतिशील रही। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ कर दिया, अर्थात पितृवंशिकता का जो आदर्श था उसे महाभारत की कहानी ने और अधिक सुदृढ़ बना दिया, मजबूत बना दिया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, अर्थात राजाओं के संदर्भ में यहाँ पर सिंहासन आ जाएगा और अन्य जो प्रजाजन थे उनमें भूमि या संपत्ति आदि अन्य चीजें आ जाएंगी। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में भी विभिन्नता देखने को
मिलती है। नेक्स्ट पृष्ठ की ओर रुख करते हैं। 56 पृष्ठ पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर एक मानचित्र दिखाई पड़ता है जिसमें पूर्व पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान दिए गए हैं। देखिए इसमें जो है पूर्व महाजनपद को यहाँ पर दर्शाया गया और इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जब इनका बंटवारा हुआ कौरव और पांडवों के बीच प्रारंभ में, तो हस्तिनापुर जो था कौरवों ने रख लिया और इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया था। और बाकी सारे ये सभी आपको देखने को इसमें काफी चीजें हैं बच्चों। ये मैप आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके पास एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स तक आता है। तो मैप के जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं वो महाजनपद हैं और जो थोड़ा बारीक लिखे हुए हैं वो उनकी राजधानी है। इन्हें आवश्यक रूप से आपको आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। देखिए यदि कभी किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होता था तो उसका भाई जो है उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे और यदि भाई भी नहीं है तब बंधु बांधव अर्थात रिश्तेदार जो हैं वो सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त, अभी पिछले चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा है। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, इन्होंने भी शासन किया था। वाकाटक राजवंश में इनका विवाह हुआ था क्योंकि इनके पति की जो मृत्यु थी वो इस समय पर हुई जब इनके पुत्र जो हैं बहुत अल्पायु के थे। तो इन्होंने जो है सिंहासन का किया और राजकाज संभाला, सिंहासन पर बैठ करके राजकाज संभाला, सत्ता का उपभोग करती थी। देखिए एक अपवादी से कहेंगे 100 में से एक इस प्रकार की स्त्रियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट की ओर हम देखते हैं तो पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों में भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखती है। देखिए ऋग्वेद में जो कर्मकांड दिए हुए हैं या जो मंत्र दिए हुए हैं कर्मकांड के, उनमें भी पितृवंशिकता के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है। जैसे कि श्रोत फर्स्ट में दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स में हम देख सकते हैं, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। ये ऋग्वेद से ही जो है एक मंत्र उठाया गया है और उसका ही अर्थ यहाँ पर जो है समझाया गया है। कहा गया है कि ऋग्वेद से एक मंत्र जो है ये लिया गया है जो संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। देखिए आगे इसका जो है वो हिंदी में जो है अर्थ दिया हुआ है मंत्र का कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्रों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र का अनुग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्र जो है शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है, अर्थात यहाँ से मुक्त करता हूँ। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ से मुक्त करना अर्थात पिता के घर से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं, मतलब अर्थात पति के घर से नहीं बल्कि वहां पर तो दृढ़ता के साथ जो है स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार पितृवंशिकता के प्रति झुकाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट श्रोत है, स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई। अब ये भी महाभारत के संदर्भ में ही है। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। इसमें भी जो है कौरव जो है बताया गया है कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे, अर्थात उनके जो है पिता के छोटे भाई की संतान थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे इसलिए उनके छोटे भाई अनुज अर्थात उनके छोटे भाई पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, किंतु
जब महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई तो उसके बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार जो है अल्पवयस्क थे, छोटी उम्र के थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अपनी रुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में जो ज्येष्ठ थे वो दुर्योधन थे, उन्हें बड़ी ईर्ष्या हुई इस चीज से, और वो अपने पिता के पास गए और बोले कि अपने पिता से बोले, हे भूपति अर्थात हे राजा, अपूर्णता के कारण यानी कि आपको अंधा होने की वजह से जो है सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिला था, किंतु अब यह आपको प्राप्त हो गया है। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे, अर्थात हमें जो है छोटा समझा जाएगा। हम उनके जो है एक प्रकार से उनके चारक बनकर रह जाएंगे, उनके दास बनकर के रह जाएंगे। ये जो है ऐसे विचार दुर्योधन ने प्रकट किए अपने पिता के समक्ष। तो इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार भी मिलते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं 2.3 को जो है आपके सामने आपको समझाऊं, उससे पहले हमारा जो हमने भी ऊपर पढ़ा है पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी, इससे संबंधित एक प्रश्न है आपके चैप्टर के एंड में, मैं उसे एक बार समझा देना चाहती हूँ। चलिए उस प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देखिए बच्चों, 100 से 150 शब्द अर्थात छोटा ही आपको आंसर इसमें है, लगभग 5 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अभी इससे पहले ही मैंने अभी आपको समझाया है कौरवों और पांडवों का, उसमें जो है एक उदाहरण के रूप में भी हमने लिया है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण थी, ये जो है लास्ट में जब हम देखते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार अपने पिता से कह रहे हैं कि यदि आप पांडवों को राज्य सौंप देते हैं तो हम जो है उनके एक प्रकार से उनके दास बन करके रह जाएंगे, तो इसलिए आप चूंकि राजा हैं आपका अधिकार हमें मिलना चाहिए, अन्यथा यदि पांडवों को मिल गया तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र सब वही जो है उसे यूज करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो किंतु इसके इस क्वेश्चन के जो है आंसर को स्पष्ट करने के लिए मैं पुनः आपको एक बार वहीं लेकर चलती हूँ, वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। बच्चों देखिए 2.2 में पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, ये भी आपको जो है मैंने समझाया था कि क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आ गया। महाभारत का ही देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी दुर्योधन ने किस प्रकार से अपने पिता से जो है ये बात कही कि हमें आपको मुझे अर्थात आपको राज्य सौंप देना चाहिए ताकि मैं और मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए पितृवंशिकता महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिता के पास जो होता था उसके बाद उसके पुत्रों के पास जाता था, पुत्रों से पौत्र और फिर प्रपौत्र, इस प्रकार वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता था। तो इसलिए पितृवंशिकता जो है अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें देखिए मेन जो है मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि पितृवंशिकता को लेकर कुछ नहीं हुआ, बल्कि पितृवंशिकता को लेकर युद्ध भी हुआ, जिस प्रकार हम महाभारत में देख सकते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध जो है केवल राज्य प्राप्ति के लिए था, संपत्ति प्राप्ति के लिए था, पितृवंशिकता के अधिकारों को प्राप्त के लिए था। ये कहने में जो है तनिक भी हमें हिचक अर्थात किसी भी प्रकार की कोई जो है हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम कोई त्रुटि कर रहे हैं। हालांकि देखिए बाद में दे दिया गया है पितृवंशिक महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। पितृवंशिकता ये नहीं कि केवल महाभारत से ही आई, ये पहले से ही मौजूद थी, वेदों के काल से ही चली आ रही थी। ऋग्वेद का भी आगे मैंने आपको समझाया भी है किस प्रकार के से ऋग्वेद में जो है उत्तम पुत्रों का प्रजनन करने का जो है वरदान विवाह के समय
पुरोहित जो है कन्या को देते थे। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें यही हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं केवल युद्ध के द्वारा ही जो है आपस में बंटवारा होता था, ये तो महाभारत में हुआ है। कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जहां जो है मिल बांट कर सबने संसाधनों का इस्तेमाल किया है। किंतु जो अधिकतर राजवंश थे, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी से पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रणाली में भी विभिन्नता थी। विभिन्नता कैसे थी ये आगे बता दिया गया है कि किस प्रकार से यदि पुत्र नहीं था तो भाई उत्तराधिकारी माना जाएगा, और यदि भाई भी नहीं होगा तो संबंधी बंधु बांधव जो है अधिकारी माने जाएंगे उन सभी संसाधनों पर जो किसी विशेष व्यक्ति के थे। और स्त्री का भी एक उदाहरण दे दिया गया है इसमें प्रभावती गुप्त का, कि यदि पति की मृत्यु हो जाए और बालक जो है अल्पवयस्क हों, तब जो है एक स्त्री जो कि रानी है वो भी राज्य की सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है, उसका उपभोग कर सकती है। तो इस प्रकार से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पढ़ने के लिए आता है वो आता है विवाह के नियम, अर्थात विवाह के नियम किस प्रकार के थे और विवाह के प्रकार क्या क्या थे। बच्चों विवाह के नियम मैं आपको समझाऊं उससे पहले बराबर में ब्लू बॉक्स में विवाह के प्रकार दिए हुए हैं। इसमें अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। बहिर्विवाह का दिया हुआ है, अंतर विवाह समझाया हुआ है। इसमें देखिए अंतर विवाह समझाया हुआ है, बहिर्विवाह समझाया हुआ है, बहुपत्नी प्रथा समझाई हुई है और बहुपति प्रथा भी समझाई हुई है। तो इन चारों फैक्ट जो है आपको अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करना है, क्योंकि चारों पर जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं। तो इन्हें आपके लिए नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब हम जो है कल विवाह के नियम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों इससे पहले कि मैं आज की क्लास जो है समाप्त करूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। वो ये है कि आप जो है मैंने जितना वर्क आज की वीडियो में आपको दिया है ये आप करते रहें, ताकि आप पर आगे जाकर जो है वर्क को एक साथ करने का जो है ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना आए, ज्यादा प्रेशर ना हो। तो इसलिए जो है आप निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहें, इसमें रुकना नहीं है। और बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।